चरखी दादरी की कपूरी पहाड़ी पर हुई सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा यह है कि उसने आरोपियों की पहचान कर ली है। गैंग वॉर के चलते कपूरी पहाड़ी पर हुई पूर्व सरपंच संदीप कुमार की हत्या का खुलासा हो गया है। हत्या की साजिश जेल की चार दीवारी में रची गई और इस वारदात को अंजाम कपूरी की पहाड़ी पर दिया गया। कपूरी पहाड़ी के मंदिर से सरपंच का लहूलुहान शव बरामद हुआ। बदमाश तो फरार हो गए, लेकिन वो सीसीटीवी में कैद हो गए। सीसीटीवी की सहायता से पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया है। जो सहवास के सरपंच की अपने अज्ञात में जो तब अपने जो मंदिर है कपूरी गांव की जो पहाड़ी है मंदिर है, उसके अंदर गोली मार हत्या कर दी गई थी। और उसमें परिजनों के बयान पर जो कासनी प्रदीप कासनी है उसके साथियों पर अपने जो है ना हत्या। दरअसल संदीप कुमार की हत्या के तार कासनी गैंग से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक कासनी गैंग ने हत्या की साजिश जेल में रची, जिसके बाद कासनी गैंग के साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि संदीप कुमार की हत्या के पीछे कासनी गैंग का हाथ है, तो परिजनों ने तुरंत इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से मांग की है कि हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और पोस्टमार्टम डेड बॉडी का दादरी से करवाया है। परिजनों वाली डेड बॉडी कर दी गई है, बाकी पीसफुल है। और इसकी गिरफ्तारी के लिए दोषियों की टीमें गठित की गई है। जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ही इस वारदात का खुलासा कर पाई है। फिलहाल इस वारदात में शामिल सभी आरोपी फरार हैं, लेकिन चरखी दादरी पुलिस ने संदीप कुमार का शव परिजनों को सौंपकर इस पूरे मामले की तह तक जाने की ठान ली है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें भी गठित कर दी है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस सरपंच संदीप के हत्यारों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कुरुक्षेत्र में पिपली राजमार्ग पर हादसा हो गया। दिल्ली से पंजाब जा रही बस दूसरी बस से टकरा गई। दोनों ही बसें यात्रियों से भरी थी। तस्वीरें कुरुक्षेत्र पिपली राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां दो बसें आपस में टकरा गई। दरअसल ये बस यूपी के बलरामपुर से लुधियाना की तरफ रवाना हुई थी। बस में सभी मजदूर सवार थे, जो कि रोजगार की तलाश में घर से निकले थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था ये लुधियाना में पहुंचने से पहले ही ऐसे हादसे का शिकार हो जाएंगे, जो इनकी जिंदगी को तितर बितर कर देगा। आगे वो छोटा 3 व्हीलर था, वो पलटी हुआ रॉन्ग साइड से, तो हमने ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। तो पीछे से रोडवेज दूसरा बस वाला आया ना, डबल डेकर वाला, उसने मारी तो हमारी गाड़ी पलटी हो गई पूरी लेफ्ट साइड से। उसके बाद में उधर उसकी गाड़ी खड़ी थी, उसकी गाड़ी तो गई पुलिस चौकी में, हमारी इधर ही है। हमारे गाड़ी में तो 55 सवारी थी, मगर उसमें उतना खास चोट पीट नहीं लगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल आया है। बाकी उसके गाड़ी में 100-150 पैसेंजर थे। हमारी गाड़ी बलरामपुर जिले से चली थी लुधियाने के लिए। दरअसल कुरुक्षेत्र पहुंची ये बस उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब बस के सामने एक ऑटो खड़ा दिखा। बस ड्राइवर ने ऑटो वाले को बचाने के लिए बस रोकी, लेकिन पीछे से आ रही दूसरी बस से टकरा गई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। बस के टकराते ही दूसरी बस पलट गई। जानकारी के मुताबिक दूसरी बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे, तो वहीं हादसे से पलटने वाली बस में करीब 55 मजदूर सवार थे। तो हमारी गाड़ी आ रही थी जिसमें हम लोग आ रहे थे, हमारे बंदे। पीछे से दूसरी गाड़ी आई ने पीछे से टक्कर मार दी। इसने स्लो किया, आगे टेम्पू देखा धुआं बहाते हुए कि जल रही है, इसीलिए ये थोड़ा स्लो करे। पीछे से दूसरा बस में टक्कर मारे, फिर टक्कर मार दे, फिर नीचे हमारी बस गिर गई। कहाँ से चले थे आप लोग? हम लोग जिला बलरामपुर से आ रहे थे, यूपी से। जा कहाँ रहे थे? लुधियाना जा रहे थे। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी का काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, और क्या करते हैं। परिवार से ही जा रहे हैं? हाँ, परिवार से ही सभी लोग जा रहे हैं। सुरक्षित है? सुरक्षित है, लेकिन 2 बंदे का हाथ टूट गया है, एक बंदे और भी वहाँ है। छोटे बच्चे को बचाव हो गया। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 2-3 पुल के पास जीटी रोड पर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बस यूपी नंबर की पलट गई है। जो सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे और वहां पर देखा तो एक यूपी नंबर की बस पलटी हुई थी, जिसमें काफ़ी सवारियां सवार थी।
तो जिनको चोट लगी थी घायलों को हमने LNJP हॉस्पिटल में भेजा। मजदूरों की मंजिल अभी दूर है, उनके ठिकाने का कुछ पता नहीं। जरूरत है कि सभी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। जमालगढ़ गांव में युवक की मौत के बाद हुए हंगामे को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आगजनी और पथराव के इस मामले में जहां 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं इस मामले में 58 लोगों को नामजद किया गया है। नूह से शनिवार को जो तस्वीरें सामने आई थी वो वाकई में हैरान करती हैं। जुमेल की हत्या के बाद जिले में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, लिहाजा हालातों को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए नूह में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालांकि अब हालात पुलिस के कंट्रोल में है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको 2 तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तबाही से भरे मंजर की, जिसमें आपको गुस्सा दिख रहा है, हिंसा से भड़की तस्वीरें दिखाई दे रही, तो वहीं दूसरी ओर सन्नाटे से पसरी सड़क, जहां आपको सिर्फ पुलिस बल तैनात मिलेगा। अब इन दोनों तस्वीरों को लेकर जिम्मेदार पुलिस को ठहराएं। जो जुनैद की रिहाई के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई, या फिर जिम्मेदार नूह के उन लोगों को ठहराया जाए जिन्होंने गाड़ी में आग लगा दी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बिछोर थाने की मैं तहरीर को कंप्लेंट दी, उन्होंने हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं दी थी। SHO बिछोर को कंप्लेंट दी है, खैर दर्ज होगी तो उसमें SIT को वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई करता है SHO बिछोर। उनका कल फरीदाबाद के पुलिस ने जो है डाल दी थी, 1-2 केस में पहले भी मान के नहीं थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 58 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज करवाया है। इस घटना के बाद जिले में फिर तनाव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है, हर तरफ पुलिस बल तैनात दिख रही है। पुलिस के साथ साथ RAF और IRB के जवान तैनात दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जुनैद के परिवारों ने फरीदाबाद पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उस मैटर में जो थाना पुलिस की तरफ से 58 बाई नेम लोगों के खिलाफ और 100-150 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है भिन्न धाराओं में। उसके अलावा हमने उनमें से 58 में से 8 लोगों को राउंड अप कर लिया, उनको आज गिरफ्तार करके पुलिस न्यायालय किया गया। उनको सर रिमांड पर नहीं, उनको रिमांड पर नहीं भेजा। इस घटना के बाद से पुन्हाना बाजार में सन्नाटा पसर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में अवैध घरों को हटाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में अतिक्रमणकारियों के कई सवाल हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपके मन में भी प्रशासन के खिलाफ सवाल खड़े हो जाएंगे। मेरा बेटा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। जो भी पैसा था वो मकान में लगा दिया। खोरी गांव, फरीदाबाद के सूरजकुंड में बसा खोरी गांव। खोरी गांव में हजारों लोगों के आशियाने हैं। ये सिर्फ आशियाने नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की उम्मीदें हैं। पिछले 20 से 25 सालों की जमा पूंजी है। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, सर छुपाने के लिए छत हो। खोरी गांव के लोगों का भी यही सपना था। उनका घर है, घर बेशक अवैध है, लेकिन उसे वैध बनाने के लिए सिस्टम के तमाम नुमाइंदों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ड्रोन सर्वे के बाद कभी भी खोरी गांव के लोगों के ये घर उजड़ सकते हैं, लेकिन इन अवैध कर्मणकारियों के लिए कई सवाल हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपके मन में भी कई सवाल पैदा जरूर होंगे। वोटर ID है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सब है। बिजली का मीटर जब लगा कितने पैसे लिए थे, हर महीने किस तरह से काम करते हैं? 2500 रुपये दिए थे। तो हर महीने बिल आता है आपको? हाँ, छोटा सा पर्ची दे देता है, उसमें जो यूनिट उस पर लिखा रहता है उतना लिखा रहता है, जो उसमें पैसे रहता है वो पैसे लिखा रहता है उसमें, इसके अलावा वो नहीं देता है।
काट देता है। फिर 200 रुपये लेता है। हाँ, तब तो लगाता है, नहीं तो नहीं लगाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन के नुमाइंदों पर आरोप लगाए कि पिछले 20 से 25 सालों से अधिकारी इनकी हर सुविधा के लिए घूस लेते रहे हैं। घर की नींव भरने से लेकर छत डालने तक के लिए ग्रामीणों को फरीदाबाद नगर निगम, वन विभाग और पुलिस समेत तीनों विभागों को घूस देनी पड़ी थी और जो घूस नहीं देते थे उनका घर का निर्माण रुकवा दिया जाता था। फरीदाबाद को बिजली की सप्लाई दिल्ली से भी दी जाती है, जिसका आज तक उन्हें बिल तक नहीं मिला। एक स्लिप के जरिए वो बिजली का भुगतान करते हैं। मेरा बेटा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। जो भी पैसा था वो मकान में लगा दिया। एक बेटा है, क्या क्या करे, हारी है, तकलीफ है, बच्चों को पढ़ाए, क्या करे। जब बिजली का मीटर लगा था तब कितने पैसे दिए थे? 3-4 हजार, 5 हजार। खोरी गांव में 5000 मकान, 80 दुकानें, 36 धार्मिक स्थल और कुल 6500 घर है। यहाँ करीब 170 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हैं। खोरी गांव में रहने वाले सभी लोगों के पास उनके अपने पहचान पत्र हैं। उनके पास उनके स्थायी निवासी होने के सभी दस्तावेज भी मौजूद है। मैं तो यहाँ पे 15 साल पहले आई हूँ। मेरे पास आधार कार्ड और ये पहचान पत्र, पैन कार्ड, ये सब है। और हम यहाँ पे वोट भी देने जाते हैं। अभी 4-5 साल से हम वोट भी दे रही हैं। तो वो तो हमने दिया था 1500 रुपये और उसके बाद 13 रुपये यूनिट जाता है। पक्का बिल नहीं, कभी नहीं मिला है हमें, कोई पक्का बिल नहीं मिला है। यहाँ पे दिल्ली की आ रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन अतिक्रमणकारियों को इन्हें सपनों का आशियाना कहाँ मिलेगा और क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो सालों से इन्हें रिश्वत लेने के नाम पर शय देते रहे। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। सोनीपत के गांव जटोला में बीती 7 जून को अमित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। अब पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नाबालिग है और गांव जटोला का ही रहने वाला है। नाबालिग के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है, जिससे नाबालिग ने अमित की गोलियां मारकर हत्या की थी। नाबालिग आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की और हत्या के कारण पूछे तो उसका जवाब सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी ने बताया कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी वारदात को अंजाम दिया था। वर्ष 2018 में इसके पिता की हत्या करने में मृतक अमित गिरफ्तार हुआ था, जो जमानत पर था। इसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इसका 7 तारीख को मर्डर किया था। इसमें सर किसको गिरफ्तार किया गया, क्या नाबालिग है या कितनी उम्र का? ये मुताबिक जब अभी तक जन्म प्रमाण पत्र आया है उसके मुताबिक नाबालिग है। क्या कोई हथियार भी मिला है इसके पास? हाँ, जिस हथियार से इसने गोली मारी थी वो इससे बरामद किया गया। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए नाबालिग ने इतना खौफनाक कदम उठाया कि खुद ही हत्यारा बन बैठा। आरोपी ने कबूल कर लिया है कि उसने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अमित की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस अब मामले में बाकी के आरोपियों की भी तलाश करने में जुटी हुई है। देखना होगा कि कब तक पुलिस बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हो पाती है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी नाबालिग है। वहीं उसने पुलिस के सामने कबूला है कि उसकी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही गोली मारकर उसने अमित की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। कोरोना से कुछ राहत मिलने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए मनोहर सरकार ने हरियाणा में एक बार लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है।
कोरोना वायरस के मामले कम होते ही पुरानी जिंदगी वापस पटरी पर लौटती नजर आ रही है। जिंदगी एक बार फिर से गुलजार हो रही है। अस्पतालों और शमशान घाटों की तस्वीरें भी बदल रही हैं। तबाही से भरे मंजर की जो तस्वीरें हमने कुछ समय पहले तक देखी थी, वो मंजर अब बदल रहा है। हम वापस पुरानी जिंदगी में लौट रहे हैं, लेकिन इस बार साल 2020 वाली गलती दोहराना बेवकूफी साबित होगी। लिहाजा हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन में रियायत जरूर मिली है, लेकिन कुछ नियम है, कानून है जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। प्रदेश में 21 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान दुकानें खुलने का ऑड इवन सिस्टम खत्म हो गया है। दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन प्रदेश में लॉकडाउन के साथ साथ नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। लेकिन सामूहिक कार्यक्रम में जाने के लिए 50 लोगों को अनुमति मिलेगी। कार्यक्रम में ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए प्रशासन से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। तो वहीं शादी समारोह में 21 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। शादी समारोह के लिए बारात के जाने की अनुमति नहीं होगी, तो अंतिम संस्कार में भी 21 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ 21 लोग जा सकेंगे। निजी कार्यालय को खोलने की अनुमति भी दी गई है। निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। कार्यालय में सभी के लिए कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में रियायतें देते हुए सभी शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार खोलने की भी छूट दी है। मॉल सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे, तो होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। साल 2021 की तस्वीर हूबहू 2020 जैसी ही है। कोरोना के कहर के बाद हमें कोरोना के नियमों में छूट दी जा रही है, लेकिन हमें इस साल वो गलती फिर से नहीं दोहरानी। जाहिर सी बात है, कोरोना से बने तबाही वाले मंजर की तस्वीरें फिर कोई नहीं दोहराना चाहता। कोरोना के नियमों का पालन करने में हमारी भलाई है, और अगर ऐसे ही कोरोना के मामलों में गिरावट जारी रही तो हमारा जीवन जल्द ही वापस पटरी पर जरूर लौटेगा। कोरोना 100 सालों में आने वाली सबसे बड़ी आपदा है। हम सबको मिलकर इससे निपटना होगा ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। और कोरोना में राहत मिलने के बावजूद भी हमें कोरोना नियमों का पालन करना होगा ताकि पूरी तरह से बीमारी समाप्त हो सके। आज से अनलॉक 3 शुरू हो गया है। महेंद्रगढ़ के बाजारों के अंदर रौनक पुनः लौट आई है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि अनलॉक 3 के अंदर ऑड इवन का जो फार्मूला था प्रशासन का, वो खत्म कर दिया गया है। अब पूरी तरीके से सभी दुकानें खुली हुई हैं और दुकानों के अंदर ग्राहकों का आवागमन शुरू हो गया है। ये दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। और जिस प्रकार से दोबारा से जो अनलॉक 3 हुआ है, इसको लेकर बाजार के अंदर कितनी रौनक लौटती है, दुकानदारों का क्या कहना है, हम बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सरकार ने आज से अनलॉक 3 लगा दिया है और सभी दुकानें खुलेंगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो यही है, जो अनलॉक किया है ये बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है। और रेगुलर बाजार खुलेगा तो एक रूटीन भी बनेगा, ग्राहक भी आएगा। और लेकिन मार्केट में बिजनेस कुछ सुस्त हो गया, और वैसे सरकार ने अच्छा फैसला किया, टाइम पे कर लिया। और अब हमें भी ये चाहिए कि जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं उनको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनको ट्रीट करते हुए उनको बैठाएं डिस्टेंसिंग से के हिसाब से, और हम लोग स्वयं भी पूरा सैनिटाइज और मास्क का इस्तेमाल करते हुए ग्राहक से अपना कार्य करें। जिस प्रकार से एक दिन छोड़कर एक दिन बाजार खुल रहा था, अब निरंतर रोजाना बाजार खुलेगा, इसको इसमें कितना लाभ मिलेगा? नहीं, वो जो एक दिन छोड़ के एक दिन खुल रहा था, उस प्रोटोकॉल को पूरी तरफ से ना तो व्यापारी फॉलो करे थे और ना ही सरकार का इतना प्रेशर था, मतलब लोकल प्रशासन का। तो अब जो पूरा मार्केट एक साथ खोला है वो बढ़िया, अच्छे प्रयास है सरकार के। इससे किसी भी व्यापारी को कोई भी शिकायत सरकार से करने का मौका नहीं मिलेगा। ये व्यापारी थे, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अनलॉक 3 किया है सरकार ने, ये उनका सरकार का अच्छा कदम है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक दिन छोड़कर एक दिन जो बाजार खुल रहे थे, उससे बाजारों के अंदर काफ़ी दिक्कत और परेशानी आ रही थी। लेकिन अब पुनः जिस प्रकार से रोजाना रेगुलर बाजार खुलेंगे तो ग्राहकों को भी फायदा होगा और दुकानदार को भी किसी तरीके का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सरकार की अच्छी पहल और इन्होंने सभी व्यापारियों ने इस बात को सराहा है।
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन को 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान काफ़ी छूट दी गई है। बाज़ारों में ऑड इवन को ख़त्म कर दिया गया है। 9 बजे से 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अभी भी कोविड के नियमों का पालन करना होगा। नाइट कर्फ्यू लगातार जारी है। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होटल और मॉल 10 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। शादी में बारात की अनुमति नहीं दी है। शादी कार्यक्रम में 21 लोगों से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अन्य कार्यक्रमों में 50 लोगों से ज़्यादा शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसके लिए ज़्यादा लोग अगर शामिल कराने हैं तो जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। मैं आपको बता दूं कि अब जिम भी खोले गए हैं। जो जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले जाएंगे। हालांकि जो क्षमता घटा दी गई है 50% जो इसमें लोग शामिल हो सकेंगे, जिम के अंदर एक्सरसाइज कर सकेंगे। और मैं बता दूं कि स्टेडियमों को भी खोला गया है। हालांकि इसमें दर्शक शामिल नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि मार्केट जिस तरह से अब खोली गई है और इवेंट को खत्म किया गया है, यहाँ पर दुकानदार हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से दुकानदार को काफ़ी परेशानी हो रही थी। हम यहाँ पर दुकानदारों से बात करेंगे, क्या कहते हैं इस बारे में। आज क्या कहना चाहोगे जिस तरह से अब ऑड इवेंट को खत्म कर दिया गया है? हालांकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन अभी भी जारी है। सरकार का ये फैसला काफ़ी सराहनीय है। जैसी लोगों को उम्मीद थी कि अब जो बीमारी घट चुकी है और सरकार ऐसा ही फैसला लेगी कि ऑड इवन को ख़त्म किया जाएगा, तो सरकार ने वो कर दिया। दुकानदार काफ़ी खुश हैं इससे, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी 100% ख़त्म नहीं हुई है अभी। हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही बीमारी को दोबारा दावत दे सकती है। हाँ, काफ़ी लंबे समय से लगातार लॉकडाउन चल रहा था। कुछ दुकानदार दुकानें भी खोलते थे, चालान किए जाते थे, तो दिक्कत हो रही थी काफ़ी दुकानों को। लेकिन अब समय सीमा भी बढ़ा दी गई है और ऑड इवन भी खत्म कर दिया। क्या कहोगे इस बारे में? ऑड इवन की पालना तो पहले भी हमारी मार्केट में काफ़ी समय से नहीं हो रही। आप देखो, हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं, रेगुलर रोज़ दुकानें खुल रही थी, जहाँ कहीं ना कहीं सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत थी, लोग आगे आर्थिक तंगी से परेशान थे, इसलिए ऐसा कर रहे थे ना। आर्थिक तंगी से परेशान का मतलब ये नहीं होता कि रूल रेगुलेशन सबके लिए एक समान हो। ये नहीं है कि एक दुकानदार जिसका नंबर नहीं है वो आज भी दुकान खोल के बैठा। लेकिन आप पूरी तरह से जिस तरह से बाजार खोलने के मतलब क्या कहना चाहोगे? स्वागत करते सरकार का अच्छा फैसला है और किस तरह से आप जो कोविड के नियमों का पालन करेंगे? भाई अब देखो, कहीं ना कहीं महामारी भी खत्म हो चुकी है, तो हम ये कहेंगे कि फैसला काफ़ी सराहनीय है सरकार का और ये काम होना भी चाहिए था। हमारे साथ कैंप मार्केट जवाहर नगर के जो दुकानदार काफ़ी स्वागत कर रहे हैं सरकार के जो इस फैसले को, जो सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत 21 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है और छूट दी है, समय सीमा बढ़ाई है दुकानों को खोलने की। कोरोना से तो राहत मिलने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोगों की परेशानी उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब उनके ऊपर बढ़ती महंगाई की मार पड़ी। लोगों को कोरोना से राहत मिलने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन कोरोना के बाद एक और बड़ी समस्या है जिसने आम लोगों के परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। बात कर रहे हैं महंगाई की। पिछले 2 से 3 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ी। तेल से लेकर राशन के सामान का भाव 2 गुना हो गया, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा। ये तो सर हमें पता है हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। जो हम घर के आदमी लोग हैं, मर्द हैं, उनके काम धंधे हैं नहीं, रोज़गार आपको पता है कैसे चल रहा है। कोरोना करके हर 15 दिन बाद तो लॉकडाउन लग जाता है। उसके बावजूद आपको पता है रिफाइंड है, तेल है या दालें हैं, सबके रेट आपको पता है बढ़ ही रहे हैं हमेशा। जब भी अगर आप 15 दिन बाद राशन लेने चले जाओगे तब भी दाम बढ़े होंगे, आप महीने बाद जाओगे तब भी दाम बढ़े होंगे। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कोरोना अब तक करोड़ों लोगों का रोजगार छीन चुका है और ऐसे में आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी तो क्या, 1 वक्त के खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। गरीब तबके के लोग खाने के लिए एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में राशन की दुकान में मिलने वाले राशन का सामान 2 गुना भाव से बढ़ गए, जिसमें सरसों के तेल और दालों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा बोझ आम जनता पर पड़ने वाला है। दुकानदारों का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, दुकानदार का तो वही मार्जिन है। सारा जो है बर्डन है पब्लिक के ऊपर है। दुकानदार का आज वही 5 रुपए बोतल का मार्जिन है जी। 100 रुपये तेल था तब भी 5 रुपये, आज 200 रुपये तेल है तब भी 5 रुपये। पब्लिक इस टाइम दुकानदार को चोर कहलाती है कि चोर हैं, कितना डबल रेट कर दिया। पर हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कुछ रेट रीजनेबल कर देने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीब आदमी की तो कमर वैसे ही टूटी पड़ी है और महंगाई ने तो उसके ऊपर डबल मार की है।
महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है, आम जनमानस के लिए राशन सामग्री लेनी मुश्किल होगी। आप सरसों का तेल देखिए, रिफाइंड का तेल देख लीजिए, हर एक चीज़ में बढ़ोतरी। जबकि हमारा प्रशासन, हमारी जो सरकार ये कहती थी कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो उसी सरकार में आज पेट्रोल का रेट देखिए, सरसों का तेल 170 रुपये के लीटर पहुंच गया है, और जो पेट्रोल है, डीजल है, वो भी आप देखिए 100 रुपये आसमान छूते उसके दाम है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की जो कीमत बहुत कम है। रसोई गैस देख लीजिए आप, 850 का सिलेंडर हो गया। आम आदमी, गरीब आदमी कैसे उसको भरपाई करेगा? कोरोना आया और ऐसी तबाही लाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोग परेशान हैं, बढ़ती महंगाई को देखकर सभी हैरान हैं। लेकिन कोरोना की तरह ही इस बढ़ती महंगाई पर भी किसी का काबू नहीं। सरसों का तेल है जी, जो पहले 90 रुपये का 1 लीटर की बोतल थी, अब कम से कम 170 रुपये का लीटर है जी। रिफाइंड ऐसी रिफाइंड है जी, जो 70 रुपये 80 रुपये रिफाइंड था, वो 140, 160, 170 रुपये है। जो अपना चाय पत्ती है वो 160, 180 थी, अब कम से कम चाय पत्ती 240 रुपये किलो बाजार में बिक रही है। जाहिर है कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीब आदमी पर पड़ी है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर जरूरी कदम उठाए ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके।